हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का मैप। इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हर ज़िले के बारे में एक कंसेप्ट बन जाए और वो याद हो जाए। क्योंकि बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं और इतने सारे को एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग उसको इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी मित्र में। तो देखिए 38 जिला है, 38 जिलों को हम टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉर्डर को, यानी बिहार के बॉर्डर पे कौन कौन सा जिला है। अब आप कहिएगा कि बिहार पे कितने बॉर्डर हैं? 2 बॉर्डर है। एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जैसे ये वाला देखिए हिस्सा नेपाल के साथ, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होगा। उसके अलावा 3 तरफ क्या है? राष्ट्रीय बॉर्डर है, नेशनल, जो कि हमारे राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए नेपाल के साथ एक और खास बात क्या है कि नेपाल हमारे देश में और भी कई राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो साझा करता है ना, वह बिहार के साथ है। तो याद रखिएगा कि नेपाल का जो है वह बॉर्डर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य से साझा करता है? वह बिहार के साथ करता है। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सा जिला बिहार नेपाल के बॉर्डर पे है। अब देखिए ये जो पिंक कलर किया हुआ है ना, ये सारे जिला जो हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगा हुआ है। ये कौन कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिला ऐसे हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ टच करता है। अब हम लोग एक एक करके हर जिला को डिस्कस करेंगे। तो पहला जिला देखिए, ये कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के बारे में सबसे पहले याद रखिए कि यह सबसे उत्तरी जिला है, यानी बिहार का सबसे उत्तरी जिला अगर कोई है तो वो कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरी बात क्या याद रखिए कि यह ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी जुड़ी हुई है और इस साइड में किसके साथ? यूपी के साथ भी, यानी यूपी के साथ भी और नेपाल के साथ भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है। किसकी? पश्चिमी चंपारण की। याद रहेगा। अब देखिए इसका चंपारण नाम कैसे पड़ा? तो चंपारण नाम पड़ा कि चंपा जो अरण्य, यानी चंपा और अरण्य मतलब जंगल होता है तब, और जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते चंपारण हो गया। और आप लोगों को पता होगा कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण पहले एक साथ ही था, तो अलग कब हुआ? तो 1962 में यह क्या हुआ? अलग हो गया और 2 अलग अलग, पश्चिमी चंपारण अलग हो गया और पूर्वी चंपारण अलग हो गया। अब देखिए पश्चिमी चंपारण में और क्या याद करने वाली बातें हैं कि यह सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी इसका क्षेत्रफल बिहार के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा है। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ है? इसी पश्चिमी चंपारण में है, याद रहेगा। और इसी वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एकमात्र नेशनल पार्क जो है बिहार का कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? वो भी पश्चिमी चंपारण में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या तो खैर बिहार में कितनी है? टोटल 12 है, जबकि नेशनल पार्क क्या है? सिर्फ एकमात्र है जो यहीं पे है। अच्छा, पश्चिमी चंपारण की जब बात आती है तो एक बात बताइए कि यह इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? यही पश्चिमी चंपारण में। अब कहिएगा गांधी जी पहला यहाँ कहाँ? पहला तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। तो मैं बोल रहा हूँ भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ? यहीं पे किया था। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। किसके लिए? तो नील है किसानों के लिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें नील की खेती करने के लिए कंपेल करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किसके कहने पे गांधी जी पश्चिमी चंपारण आए थे सत्याग्रह के लिए? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह है पश्चिमी चंपारण और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें। हाँ, एक तो हमने बताया था क्या कि वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? वाल्मीकि। एक और है यहाँ पे जिसका नाम है उदयपुर, यानी इस जिला में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक उदयपुर और दूसरा वाल्मीकि। आगे बढ़े, अब हम लोग देखेंगे पूर्वी चंपारण। अब देखिए ये पूर्वी चंपारण जो है
यह भी चंपारण का ही कट के बना है, कब बना है वो तो समझ में आ ही गया होगा। पूर्वी चंपारण जनसंख्या के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा तो पटना की जनसंख्या है और दूसरे नंबर पे यही पूर्वी चंपारण आता है। और यहाँ इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो क्या है, मोतिहारी। जैसे इसका मोतिहारी है वैसे ही पश्चिमी चंपारण का क्या है, बेतिया। चलिए ये भी याद रखेंगे हम लोग। अब जो तीसरा जिला है बॉर्डर पे वो कौन सा है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, अब सीतामढ़ी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि देवी सीता का जन्म यहीं माना जाता है। कहाँ पे, सीतामढ़ी में हुआ था। और सीतामढ़ी जिला जो है वह 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, मुजफ्फरपुर से। देखिए आज हम लोग मैप कर रहे हैं ना, तो मैप में काफ़ी कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो आप लोग अपना कलम कॉपी जरूर खोल लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हों तो उसे लिखते जाइएगा, वो सही रहता है। बाकी मैं बोलूँगा तो हर चीज़। अब देखिए सीतामढ़ी के बाद क्या आता है, मधुबनी। मधुबनी यह दरभंगा से अलग हुआ है। दरभंगा से कब अलग हुआ, 1972 में। और ये मधुबनी जो है ये फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, मिथिला पेंटिंग के लिए। मिथिला पेंटिंग, अब ये मिथिला पेंटिंग जिसे कि हम लोग मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ का मधुबनी चित्रकला जो है बहुत फेमस है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुबनी में किया जाता है, बल्कि इस पूरे एरिया में मधुबनी चित्रकला किया जाता है। और मधुबनी में मखाना का पैदावार बहुत अधिक होता है, उसके लिए भी फेमस है। अब अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल जिला सहरसा से कट के बना था। कब बना था, 1991 में सहरसा से कट के बना था। सुपौल के बाद जो अगला जिला है अररिया। अररिया जिला यह 1990 में पूर्णिया से अलग होकर के बना था। और आप लोग एक चीज़ सुनते होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जो कि महान कथाकार हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पूर्णिया में। उस समय यह पूर्णिया जिला ही था, लेकिन अगर अभी के हिसाब से बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, यही अररिया जिला में हुआ था। अब देखिए अररिया जिला का नाम जो है ना, यह भी एक मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ क्या है, उस समय एक अंग्रेज हुआ करते थे जिसका नाम था फोर्ब्स, और यहाँ अररिया में उनका क्या था, रेजिडेंट था, रेजिडेंट एरिया था उनका। तो रेजिडेंट यानी जो रहने का स्थान था, तो रेजिडेंट एरिया, इसको शॉर्ट में लोग बोलते थे आर एरिया। और आर एरिया जो है धीरे धीरे क्या हो गया, अररिया बन गया। इस तरह से इसका नाम पड़ गया अररिया। उसके बाद जो जिला आता है वह है किशनगंज। किशनगंज बहुत ही खास है और इससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। देखिए किशनगंज सबसे पहली चीज तो एक तो एकदम सबसे पश्चिमी जिला है। ये क्या है, सबसे पश्चिमी जिला। और इसका हिस्सा जो है ना, देखिए ऊपर नेपाल से और इस साइड में किससे, पश्चिम बंगाल से टच होता है। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को टच करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का कौन कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, तो एक तो किशनगंज और दूसरा क्या, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहां मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज़्यादा है। 67% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। और देखिए यह एकमात्र जिला ऐसा है जहां चाय की खेती होती है। अब देखिए है ना, कई चीज़ ऐसे जहां सिर्फ एकमात्र है। और सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में कहीं होती है तो यह किशनगंज जिला में होता है। और किशनगंज जिला को इसीलिए क्या बोला जाता है, मिनी दार्जिलिंग, क्योंकि यह दार्जिलिंग के नज़दीक भी है और यहाँ का मौसम भी कुछ हद तक उसी के प्रभाव में रहता है। और यह बना कब था, यह 1990 में बना था। किससे अलग होकर के, पूर्णिया से अलग होकर। किशनगंज की एक और बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या की आबादी सबसे कम है। तो चलिए अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, सातों जिला जो कि नेपाल से टच करता था, यानी नेपाल के बॉर्डर पे था, वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर। तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे कौन कौन सा जिला है, एक तो किशनगंज है, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। अब देखिए किशनगंज के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, पूर्णिया। तो पूर्णिया जिला जो है यह सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। याद रखिएगा कि साक्षरता के मामले में सबसे कम कौन सा जिला है बिहार में, वो है पूर्णिया जिला। अब देखिए ये तो ओवरऑल साक्षरता हुआ। अगर सिर्फ पुरुष साक्षरता की बात करें तब भी सबसे कम साक्षरता कहाँ है, पूर्णिया में ही है। लेकिन जब महिला साक्षरता की बात आती है तो महिला साक्षरता सबसे कम पूर्णिया में नहीं, कहाँ है, सहरसा में है।
तो देखिए ये था पूर्णिया जिला। उसके बाद आता है कटिहार जिला। कटिहार जिला पूर्णिया से ही अलग हुआ था 1973 में, 1973 में अलग हुआ था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी कहाँ है? कटिहार में। आगे बढ़े अब। ये था तीनों जिला कौन सा? पश्चिम बंगाल से। अब हम लोग देखेंगे नीचे झारखंड से कौन कौन सा जिला मिला हुआ है। चलिए पहले उसको कलर कर लेते। अब देखिए झारखंड के साथ कितने जिले हैं? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। 3, 3, 6, 7, 8 यानी टोटल 8 जिलों का बॉर्डर किसके साथ? झारखंड के साथ टच होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कटिहार, जो कि हम लोग देख चुके हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा है? भागलपुर। तो भागलपुर जो है यह प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या कि लिंगानुपात कम होने के मामले में यह दूसरा नंबर रखता है, यानी सेकंड स्थान है। पहला किसका है? मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में। और दूसरे नंबर पे क्या है? भागलपुर। और तीसरे नंबर पे खगड़िया का नंबर आता है। उसके अलावा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्क उद्योग काफ़ी फला फूला हुआ है, तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय था, कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविद्यालय। तो ये विक्रमशिला कहाँ पे था? यही भागलपुर में था। तो पुराने विश्वविद्यालय की बात किया जाए बिहार में तो 2 आता है, एक नालंदा और एक विक्रमशिला। तो उन 2 में से एक विक्रमशिला कहाँ पे था? यहीं भागलपुर में था। इसके अलावा यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या नाम है उसका? विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य। कौन सा? किसके लिए? डॉल्फिन के लिए। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है। भागलपुर। अब देखिए उसके बगल में ही दूसरा जिला कौन सा है? बांका। यह बांका जो है भागलपुर से ही कट के बना था 1991 में। और जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है, और कम के मामले में जो है वह तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है बांका। उसके बगल में फिर क्या आता है? जमुई। जमुई यह भी 1991 में कट के अलग हुआ था मुंगेर से। किससे कट के अलग हुआ था? मुंगेर से। और यहाँ पे 2 अभयारण्य हैं, 2 एक ही कहिए क्या कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य। एक तो नागी बांध और दूसरा नकटी, जो कि एक ही साथ है लगभग, इसीलिए इसको एक ही मानते हैं हम लोग। तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? जमुई में है। जमुई। उसके बाद आता है नवादा। नवादा 1973 में गया से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? गया से। उसके बाद आता है गया। गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गया में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है। अब देखिए गया जो है क्षेत्रफल के मामले में सेकेंड है। पहले नंबर पे कौन सा था? पश्चिमी चंपारण। और दूसरा क्या है? गया। दूसरी बात, गया में एक जगह क्या है? बोध गया। यह बोध गया जो है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए गया को ज्ञान का शहर यानी सिटी ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, महाबोधि मंदिर। कौन सा मंदिर? महाबोधि। तो महाबोधि मंदिर जो है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। बिहार की बात करें ना तो विश्व विरासत सूची में सिर्फ 2 जगह को ध्यान दिया गया है। 2 जगह मिला। क्या? एक महाबोधि टेम्पल और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा स्थान दिया गया है। अब देखिए बोध गया में एक अभयारण्य भी है, उसका नाम है गौतम बुद्ध अभयारण्य। क्या नाम है? गौतम बुद्ध वन्य पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। पक्षी नहीं, वन्यजीव अभयारण्य है। और यहाँ की एक खास बात क्या है कि बोध गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पे देखा था हमने? किशनगंज में। तो चलिए साथ साथ ये भी याद रहेगा हमें। अब इसके बाद जो अगला जिला आता है वो क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है 1973 में गया से ही अलग होकर के बना था। अब औरंगाबाद को पता है बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान से सूर्यवंशी राजपूत आके यहाँ बस गए थे। उन्होंने यहाँ जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है ना, उसी तरह किला का भी निर्माण करवाया। जैसे
माली का या चंदनगढ़ का किला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, औरंगाबाद को। क्यों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अगला जिला जो है वह है रोहतास। रोहतास एक ऐसा जिला है देखिए जिसका बॉर्डर जो है ना झारखंड के साथ और इधर यूपी के साथ, दोनों के साथ टच होता है, यानी झारखंड और यूपी दोनों के साथ साथ। और रोहतास की सबसे खास बात क्या है कि यह बिहार का सबसे शिक्षित जिला है, यानी सबसे शिक्षित जिला की बात अगर की जाए, साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, रोहतास में है। ओवरऑल तो शिक्षित है ही सबसे ज़्यादा, उसके अलावा पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतास में। महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतास में ही। रोहतास का शहर है सासाराम। सासाराम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। याद रहेगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में। रोहतास को एक चीज और बोला जाता है, क्या, राइस बॉल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, राइस बॉल ऑफ, माफ कीजिए, राइस बॉल ऑफ इंडिया नहीं, बिहार, यानी बिहार के धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यह चावल की खेती काफी होती है। तो यह था क्या, वो सारे जिले जो कि झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिस्से को, यानी जिसमें यूपी के साथ कौन कौन सा जिला साझा करता है। अब देखिए यूपी के साथ भी बिहार के 8 जिला अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा है, एक तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज, और अंत में क्या, पश्चिमी चंपारण सबसे ऊपर। इसमें देखिए, इसमें पश्चिमी चंपारण के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, नीचे रोहतास के बारे में भी पढ़ चुके हैं। रोहतास के बाद किसका नंबर आता है, कैमूर का। कैमूर जिला जो है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, भभुआ। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भभुआ। और सबसे बड़ी पहली चीज जो याद रखने वाली बात है कैमूर का, वह क्या है, वह है कि यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यानी यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार का क्या है, इसके दूने से भी ज़्यादा है। कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। पिछला वीडियो जब देखिएगा ना, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास कंटिन्यू चलता है पार्ट बाय पार्ट, तो एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आसानी से आज समझ में आएगा। तो देखिए कैमूर क्या हो गया, सबसे कम घनत्व वाला जिला, और सबसे ज़्यादा जंगल भी प्रतिशत के मामले में अगर देखें, प्रतिशत क्षेत्र के मामले में, तो वो कैमूर में है। और कैमूर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसका नाम भी है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रहेगा। तो इसके बाद जो अगला जिला आता है वो क्या है, बक्सर। बक्सर का नाम आते ही आप लोग के दिमाग में आता होगा इतिहास का वो टाइम, कौन सा, बक्सर का युद्ध। जी हाँ, वही बक्सर का युद्ध वाला बक्सर। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, उसे रिलेट कीजिए इसको। तो क्या था, 1764 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर में बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके साथ एक साथ मिलकर कौन लड़े थे, मुगल बादशाह शाह आलम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब कौन, शुजा-उद-दौला। और इन तीनों की सम्मिलित फौज को अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था, बक्सर में हरा दिया था। और यहीं से असली हार हुई थी। वैसे तो उसके पहले अब बंगाल वाला जो है वो भी आपको याद होगा, लेकिन असली हार कहाँ हुई थी, बक्सर में। तो वही बक्सर है। बक्सर के बाद जो अगला जिला हम लोग देखेंगे वो क्या है, भोजपुर जिला। भोजपुर जिला जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है, आरा। और यह जो भोजपुर जिला है, यहाँ पे एक बहुत ही खास पर्सनालिटी ने जन्म लिया था। क्या नाम था उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, आप लोग को याद होगा कि जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसका अस्थायी अध्यक्ष यानी शुरुआती अध्यक्ष कौन बने थे, वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, संविधान जब बना था ना, तो उसको पटना लाया गया था, किस लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से साइन करवाने के लिए, क्योंकि वह अस्वस्थ थे और वह दिल्ली नहीं जा सकते थे। है ना मजेदार बात। उसके बाद अगला जिला है सारण। सारण जिला जिसका हेडक्वार्टर क्या है, छपरा है। अब देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत शख्सियत जो है, जो कि लोग भुला नहीं पाएंगे, कौन, जेपी का जन्म हुआ था यहीं पे। ये कहाँ के थे, छपरा के थे। जेपी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था। जेपी को लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लोक नायक। तो वो कहाँ के थे, सारण के, यानी छपरा के। उसके बाद अगला जिला आता है सीवान।
सिवान जिला, सिवान जिला जो कि दहा नदी के किनारे है, और यहाँ पे जन्म हुआ था हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। कहाँ? सिवान में ही हुआ था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो यही बने थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है गोपालगंज। गोपालगंज जिला, गोपालगंज जिला भी अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि 2001 से लेके 2011 के बीच में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई थी? गोपालगंज में। यानी गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि गोपालगंज एकमात्र ऐसा जिला है बिहार में जहाँ की लिंगानुपात क्या है? 1000 से ज़्यादा है, यानी 1021 प्रति 1000 पुरुषों पे, यानी 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। इकलौता जिला है ज़्यादा लिंगानुपात वाला। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गोपालगंज में ही। और एक बात याद रखिएगा कि गोपालगंज में एक सैनिक स्कूल है। अब सैनिक स्कूल की बात करें तो पूरे बिहार में सिर्फ 2 सैनिक स्कूल है। एक तो है कहाँ? गोपालगंज में, और दूसरा है कहाँ? नालंदा में। मात्र 2 सैनिक स्कूल है। उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बारे में तो हमने शुरू में ही देखा था, तो अब हमने देख लिया क्या? बॉर्डर वाले सारे जिला। ये बॉर्डर वाले तो सभी जिला हो गए, इसके अलावा 16 जिला ऐसे हैं जो कि कहीं से बॉर्डर टच नहीं करते, वो अंदरूनी जिला हैं। अब एक एक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये छोटा सा जिला देखिए। ये छोटा सा जिला जो है वह क्या है? वह है शिवहर जिला। शिवहर जिला की सबसे खास बात क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? इसी शिवहर जिला में है, याद रहेगा। और एसटी की आबादी सबसे कम कहाँ है? यहीं शिवहर जिला में। अच्छा, एक बात बताइएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? शिवहर में। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा जिला जो है वह है मुजफ्फरपुर। ये रहा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जिला जो है ना, ये लीची के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को याद होगा कि मुजफ्फरपुर की लीची बहुत स्वादिष्ट होती है। उसके बाद अगला जिला आता है वैशाली, जस्ट उसके नीचे। वैशाली जिला जो है यह मुजफ्फरपुर से ही कट के अलग हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में कट के अलग हुआ था। और वैशाली जिला के बारे में सबसे खास बात याद रखिएगा क्या? कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र, वैशाली गणतंत्र यही माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक पक्षी विहार भी है जिसका नाम है बरेला पक्षी विहार। तो बरेला पक्षी विहार कहाँ पे है? यहीं पे। कहाँ? वैशाली में। वैशाली के बाद अगला देखते हैं हम लोग समस्तीपुर। ये समस्तीपुर जिला जो है यह दरभंगा से कट के अलग हुआ था। कब? 1972 में। और समस्तीपुर में एक कृषि विद्यालय है। कौन सा? पूसा कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला आता है दरभंगा। दरभंगा को हम लोग कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार भी बोलते हैं, या फिर कल्चरल सिटी बोला जाता है। क्यों कल्चरल कैपिटल बोला जाता है? क्योंकि यहाँ जो फोक डांस किया जाता है, यहाँ पे जो कला किया जाता है, कौन सा? वही मधुबनी चित्रकारी या मिथिला पेंटिंग, और यहाँ की जो गीतें हैं, लोकगीत, वो काफ़ी खास है, इसलिए इसको कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पक्षी विहार है जिसका नाम है कुशेश्वर। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पे है? दरभंगा में। दरभंगा। अब अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिला मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और सहरसा के बारे में एक याद रखने वाली बात, मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि यहाँ एक जगह है महिषी। महिषी वही जगह है जहाँ पे मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। तो वह है सहरसा। और सहरसा से ही कट के एक जिला बना जिसका नाम है मधेपुरा। कब बना? 1981 में मधेपुरा। तो ये किसका भाग हो गया? यह सहरसा से ही कट के बना था। मधेपुरा जिला में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है, और यह जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वह फ्रेंच कंपनी अल्स्टॉम के मदद से चलाया जा रहा है, जहां की अभी इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू हो चुका है।
और देखिए मधेपुरा के बारे में एक याद रखने वाली बात क्या है कि 2001 से 2011 के बीच जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखी गई थी? मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ देखी गई थी? गोपालगंज में। उसके बाद अगला जिला है खगड़िया, उसके बगल में ही है। अब ये जो खगड़िया जिला है यह मक्के के खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस जिला में मक्का और केला इन दो चीज़ों की काफ़ी खेती होती है। और लिंगानुपात के मामले में यह नीचे से तीसरे स्थान पे है। सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में, दूसरे नंबर पे भागलपुर और तीसरे नंबर पे कौन सा? खगड़िया। तीनों देखिए पड़ोसी जिला ही है। उसके बाद अगला जिला जो हम लोग देखने वाले वो कौन सा है? बेगूसराय। बेगूसराय का नाम आते ही आप लोगों के मन में हमारे एक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि जो उनका नाम आ गया होगा, क्या? रामधानी सिंह दिनकर। जी हाँ, बेगूसराय में ही इनका जन्म हुआ था, रामधानी सिंह दिनकर का, और उनके नाम पे वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है। उसके अलावे एक और व्यक्ति जो आजकल चर्चा में रहते हैं हमेशा, कौन? कन्हैया कुमार जी, जो यहीं के बीहट से हैं। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है जिसका नाम है कांवर झील पक्षी विहार। कहाँ पे? बेगूसराय में। बेगूसराय के बाद हम लोग बात करेंगे मुंगेर का। मुंगेर जो कि काफ़ी पुराना और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। और सबसे कम लिंगानुपात बिहार में कहीं है तो वो कहाँ है? मुंगेर में। अब देखिए पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या बाल लिंगानुपात सबसे कम किस जिला में है? वो भी कहाँ है? मुंगेर में ही सबसे कम बाल लिंगानुपात है। अब यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम क्या है? भीम बांध, जो इसके खड़गपुर में है। तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मुंगेर में। उसके बाद अगला जिला हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? लखीसराय। लखीसराय जो एक ज़माने में पाल राजवंश के समय में महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, यह 1994 ईस्वी में मुंगेर से कट के बना है। किससे कट के बना है? मुंगेर से ही कट के बना है। अगला हम लोग देखेंगे किसका? शेखपुरा। शेखपुरा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी बिहार में सबसे कम जनसंख्या किसका है? शेखपुरा का। और सबसे ज़्यादा किस जिला का है? पटना का। और यह शेखपुरा कब बना था? 1994 ईस्वी में। अब जो जिला हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? नालंदा। नालंदा का नाम लेते ही आप लोग के मन में आएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा महाविद्यालय विश्वविद्यालय, जो कि अपने समय के पुराने जमाने में सबसे बड़ा था। तो बिहार में दो कौन सा था? एक भागलपुर में हम लोगों ने पहले ही देखा विक्रमशिला, और दूसरा नालंदा। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगर देखें, यानी यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखा गया उसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी को भी स्थान दिया गया है, जो कि पूरे बिहार में सिर्फ दो ही जगह को, एक नालंदा को और दूसरा महाबोधि टेम्पल कहाँ? बोधगया का, उसको स्थान दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए कि भारत के में वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें से कितने जगहों का स्थान दिया गया है? आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से याद कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुमार गुप्त ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने स्थापना किया? कुमार गुप्त ने। और किसने डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खिलजी में। और अभी वर्तमान में फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम शुरू हो गया है। और अभी 2-3 दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है उसको क्या किया गया था? एकदम सजाया गया था लाइट से। किस लिए? क्योंकि हमने कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, तो इसके उपलक्ष्य में सजाया गया था। तो आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में। अब देखिए नालंदा में एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जिसका नाम क्या है? पंत। तो पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा के राजगीर में। अब देखते हैं हम लोग पटना जिला। पटना अपने आप में खास है। अब देखिए पटना जिला खास क्यों? क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी के साथ साथ यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी है। जनसंख्या घनत्व के मामले पे यह क्या है? दूसरे नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे कौन है? शिवहर। और पटना को जो है ना कई नामों से जाना जाता है। मौर्य शासन काल में तो यह क्या थी? उतने बड़े एम्पायर की राजधानी कौन था? पटना। और पटना में उसमें किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। इसके अलावा इसके और कौन कौन से नाम हैं? कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद। ये सारे किसका? पटना का नाम है। पटना के बाद जो अगला जिला देखने वाले वो है जहानाबाद। ये जहानाबाद जिला जो है यह
गया से कट के 1986 में अलग हुआ था, छोटा सा जिला है। और उसके बगल में एक जिला है, क्या नाम है उसका, अलवर। और ये अलवर नहीं, अरवल। ये अरवल जिला जो है ना, बिहार का सबसे युवा जिला है, यानी सबसे लास्ट में जो बना है वो कौन सा जिला है, अरवल। कब बना है, 2001 ईस्वी में बना है, जहानाबाद से कट करके। तो इस तरह से हमने देखा बिहार के सभी 38 जिलों को, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हमने देखा जो कि पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि इन 38 जिलों को कितने मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में, 9 मंडल में बांटा गया है। तो अब हम लोग सभी प्रमंडल को देखेंगे और उसमें कौन कौन सा जिला है ये भी देखेंगे। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि कितने, 9 प्रमंडल में, 9 प्रमंडल में बांटा गया है किसको, 38 जिला को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एरिया है, ये ग्रीन वाला, ये कौन सा प्रमंडल है, यह है तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये कौन सा हो गया, तिरहुत प्रमंडल। अब दूसरा है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 3 जिला किसमें आता है, दरभंगा प्रमंडल में। उसके बाद तीसरा है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल जो कि सहरसा प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 जिला है, कौन कौन सा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और एक चीज़ भी आप लोग लग रहा होगा क्या, कि जो जिला जिससे कट के बना है तो लगभग उसी प्रमंडल में है। उसके बाद अगला है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल, ये जो पूर्णिया प्रमंडल, इसमें कितने जिले हैं, एक तो अररिया, दूसरा किशनगंज, तीसरा कटिहार और चौथा खुद पूर्णिया। ये किसमें होगा, पूर्णिया प्रमंडल में। उसके बाद आता है भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, एक भागलपुर और दूसरा उससे मिलके बना हुआ कौन सा, बांका। यानी कितने प्रमंडल इसमें, कितने हो गए, 2 जिला। उसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा है, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई और मुंगेर। तो ये हो गया मुंगेर प्रमंडल। उसके अलावा आप देखिए कौन सा है, पटना प्रमंडल, जो कि देख के लग रहा है कितना बड़ा है। तो पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, नालंदा, पटना, पटना खुद हो गया। उसके बाद भोजपुर, उसके बाद कौन सा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ये सारे जिले किसमें हैं, पटना प्रमंडल में। तो ये हो गया पटना प्रमंडल। उसके अलावा ये जो दिख रहा है गया वाला, तो ये कौन सा है, इसका नाम है मगध प्रमंडल। इसका नाम क्या है, मगध। मगध प्रमंडल में कौन कौन सा जिला हो गया, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। यह है मगध प्रमंडल। उसके बाद सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में कौन कौन सा, सिवान है और कौन सा है, गोपालगंज है। तो ये हमने देख लिया क्या, 9 प्रमंडल को। तो दोस्तों आज हमने देखा बिहार के मैप को, बिहार के सभी जिला के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानों के यानी बिहार के भूगर्भिक संरचना को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हर एक वीडियो एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड होता है। अगर आप शुरू से सीरीज देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा और आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर भी हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको ज़रूरत हो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।